नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। आप सभी दर्शकों का एबीएन न्यूज में स्वागत है। देश विदेश के खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अहमदाबाद पहुंचकर विमान हादसे की जगह का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री ने 12 जून को हुए इस विमान हादसे पर दुख जताते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, आज अहमदाबाद में हादसे की स्थल का दौरा किया। तबाही का मंजर बेहद दुखद है। अधिकारियों और राहत कार्यों में जुटी टीमों से मुलाकात की, जो लगातार मेहनत कर रहे हैं। इस अकल्पनीय त्रासदी में जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं। पीएम मोदी अहमदाबाद में दुर्घटना स्थल का निरीक्षण करने के बाद सिविल अस्पताल भी गए और वहां हादसे में घायल लोगों से भी मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। पीएम मोदी ने पोस्ट किया, अहमदाबाद में हुई इस विमान दुर्घटना से हम सभी बेहद व्यथित हैं। इन लोगों की अचानक और हृदय विदारक तरीके से हुई मृत्यु को शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। हम उनके दर्द को समझते हैं और जानते हैं कि ये खालीपन आने वाले कई वर्षों तक महसूस किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने विमान हादसे में एकमात्र जीवित बचे यात्री विश्वास कुमार रमेश से भी बात की। पीएम मोदी के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू, राज्य के गृह मंत्री हर्ष सांघवी मौजूद थे। 12 जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में विमान में बैठे 241 लोगों की मृत्यु हो गई। इस दौरान मृतकों में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी थे। विजय रूपाणी की मौत की सूचना मिलते ही उनके गांधीनगर स्थित आवास पर भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। विजय रूपाणी का कार्यक्षेत्र रहे राजकोट में भी विजय रूपाणी की मौत की खबर से चारों ओर शोक की लहर दौड़ गई है। रूपाणी के घर पर काम करने वाले से लेकर मंदिर के पुजारी तक सभी विजय रूपाणी की मौत से दुखी नजर आ रहे हैं। मैं 5 साल से पूजा पाठ कर रहा हूँ मंदिर में और 5 साल से जानता हूँ उनको। जब भी कोई भी कार्यक्रम होते थे सोसाइटी के, जो भी मीटिंग वगैरह, तो सभी में वो सहभाग होते थे, मीटिंग करते थे, मंदिर में दर्शन करने के लिए आते थे और पूजा पाठ करवाते थे। जो भी त्योहार होता है साल के, सभी में उपस्थिति देते थे। अच्छी तरह से जानते हैं हम और व्यवहारिक तेज है और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। प्रभु से ऐसे ही प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनके चरण में शांति प्रदान करे। मैं विजय भाई के वहाँ 25 साल से काम कर रहा हूँ। वो बहुत ही अच्छा आदमी था। वो घर के सभ्य से भी बड़ा मैं उनसे मानता था। मेरा घर का सभ्य जो भी है उससे भी मैं बड़ा मानता हूँ। और साथ जैसा आदमी कोई नहीं होगा इस परिवार में। मेरे में परिवार से भी ज्यादा मैं उनको मान देता था। और उन्होंने मेरे को ऐसा बनाया था कि मेरे पास कुछ भी नहीं था, उन्होंने सब पहले से अंत तक मेरे का सब काम किया है। मेरे बच्चे को सब पढ़ाया है, सब उन्होंने मदद किया है। जो वंचित है बच्चे है या सोसाइटी है, उनके वहाँ तक पहुँचने के लिए ट्रस्ट के सभी प्रकल्प को अपनी स्थापना की थी। बच्चों को पढ़ाने की हो, आरोग्य की हो, वुमेन एम्पावरमेंट की हो, इस सभी उद्देश्य से इस ट्रस्ट की स्थापना की गई हुई थी। साहब हमारे विजय रूपाणी ट्रस्ट के चेयरमैन, उनका हर हमेशा मार्गदर्शन, मोटिवेशन सब मिल रहा। 2016 से 2021 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहने वाले विजय रूपाणी ने बीजेपी और गुजरात सरकार के तमाम प्रमुख पदों पर रहकर अपनी सेवाएं दी थी।
मध्य प्रदेश के सीधी में प्राकृतिक सौंदर्य के साथ ही खनिज संपदा की भरमार है, लेकिन यहाँ पहली बार भारी तादाद में कॉपर का भंडार मिला है, जहाँ राज्य सरकार के निर्देश पर भूभौतिकी सर्वेक्षण से लेकर DGPS सर्वे भी किया गया है। दावा किया जा रहा है कि 124 हेक्टेयर में कॉपर का भंडार है, जहाँ तमाम विभागीय कार्रवाई पूरी कर राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजी जाएगी। सीधी जिला मुख्यालय से 10 से 12 किमी दूर स्थित भगवारी सुखवारी गाँव में भारी तादाद में कॉपर खनिज संपदा का भंडार मिला है। राज्य सरकार ने पहले ही हवाई सर्वे कर लिया था। अब भूभौतिकी सर्वेक्षण और DGPS सर्वे के लिए राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। शासन द्वारा सीधी जिले में एक सुखवारी बगवारी क्षेत्र में एक कॉपर का ब्लॉक बनाया गया है। उसमें प्रारंभिक रूप से भूभौतिकी सर्वेक्षण के उपरांत कॉपर यानी कि तांबा जो है उसकी उपलब्धता पाई गई है। उसका सीमांकन कार्य विगत दिनों किया गया था। उसके आगे की कार्रवाई शासन के द्वारा कि कितनी मात्रा में है और उसकी क्वालिटी क्या है, ये अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है, शासन की तरफ से किया जाएगा। मेडिकल हॉस्टल के पास चाय बेचने वाले 14 वर्षीय बच्चे की विमान दुर्घटना में मौत, बड़े भाई ने तोड़ा दम। भाई एक क्या नाम है आपका? कल्पेश भाई। कब पता लगा था आपके भाई और आपकी मम्मी के साथ हादसा हुआ है? मेरा बड़ा भाई का फोन आया तब मेरे को पता चला। मेरी मम्मी हॉस्पिटल में थी, मेरा भाई को डायरेक्ट अंदर ही ले गया, हमको देखने नहीं दिया भाई को। और मम्मी? मेरी मम्मी बचाने गई, मेरी मम्मी को भी आग लगी तो मेरी मम्मी दूर चली गई, मेरा भाई अंदर ही रह गया। अच्छा, वहाँ चाय की दुकान थी आप लोग? चाय खिला रही थी मेरी SRP कैंप के बाजू में। अच्छा, तो अब मिलने नहीं दे रहे अभी आपको? नहीं मिलने दे रहे। मेरे भाई कौन से हालात में है मेरे को पता नहीं, एक बार मुझे देखने दो मेरे भाई को। और मम्मी आपकी? मम्मी तो ठीक है, मम्मी को बहुत ज्यादा नहीं है, मेरा भाई क्या पता नहीं है, मेरे भाई को देखने दो एक बार। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में 2 साल की बच्ची और मां के ना मिलने से पिता की आंखों में आंसू आ गए। पिता अपनी बच्ची को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि मेस में मेरी मम्मी काम करती है, PG मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए खाना बनाने का काम करती है, वहाँ से हम डॉक्टर्स का टिफिन सप्लाई करते हैं। हम तो वहाँ निकल गए थे हम तो वहाँ से निकल गए थे, लेकिन मम्मी वगैरह वही खाना बना रही थी, सब जलकर राख हो गया, कुछ पता नहीं चल रहा है। मेरी 2 साल की बच्ची और मेरी माँ नहीं मिल रही है। मेस बिल्डिंग में मेरी मम्मी काम करती है, खाना बनाने का, PG मेडिकल स्टूडेंट के लिए, और वहाँ से हम टिफिन सप्लाई करते हैं यहाँ सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर प्रेसिडेंट को। हम लोग तो वहाँ से निकल गए थे, पर मम्मी लोग वहाँ खाना बना रहे थे। फिर वहाँ पे उस टाइम पे विमान क्रैश हुआ है तो पता नहीं चल रहा, तो हम पहुंचे तब तक सब जल के राख हो गया था, पर कुछ पता नहीं चल पा रहा है वहाँ पे कि क्या हो रहा है। दो साल की लड़की नहीं मिल रही है, मेरी मम्मी नहीं मिली, बाकी सब तो निकल गए, पर मेरी मम्मी और मेरी लड़की का कुछ पता नहीं चल पाया अभी तक। मेरी 2 साल की लड़की है। अधिकारी कोई जवाब तो दिया खाली मर जाए तो बस, खाली गमे जाए दाखिल कोई खबर पड़े तो चले, खाली हमें हमारी बच्ची दे तो बस, कुछ नहीं चाहिए हमारी मम्मी मेरी बेटा। अहमदाबाद विमान दुर्घटना के समय हॉस्टल कैंटीन में चपाती बना रही एक महिला ने बताया, जब विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ तब मैं हॉस्टल की रसोई में खाना बना रही थी। हम उस समय रोटियां बना रहे थे, जिस समय छात्र आमतौर पर खाना खाने आते हैं। जब विमान अंदर आया तो ऐसा लगा जैसे गैस सिलेंडर फट गया हो, लेकिन वास्तव में विमान में पेट्रोल भरा हुआ था। हमें तुरंत खतरे का एहसास हुआ और हमने अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ पीछे छोड़ दिया। मेरा नाम मीना मिस्त्री है। मैं यहाँ हॉस्टल में खाना बना रही थी। जब प्लेन क्रैश हुआ ना तब रोटियाँ बना रहे थे हम सब। वो स्टूडेंट लोग का खाने का आने का टाइम होता है, और वो जैसा प्लेन अंदर आया ना, ऐसा लगा कि हमें लगा कि कोई सिलेंडर फटा है। हमारे एक्चुअली में से जो प्लेन में पेट्रोल भरा था ना, तो आज बहुत जल्दी पकड़ दी, तो हम अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ ऊपर छोड़ के नीचे भाग के आ गए। ऐसा दूसरे नंबर में, दूसरे में वो मैस में गिरा है वो तो। हाँ, रोटी बना रहे थे हम। और कितने लोग उस वक्त मौजूद थे वहाँ पर? 200-150 बच्चे तो होंगे ही, और 13 मासियाँ थी ऊपर,
वो मैं हाँ खाना बनाने वाला वो एक मासी नहीं मिल रही है, उसके लड़के की लड़की नहीं मिल रही है, अभी तक कोई पता नहीं है। बाकी सब बच के अपनी जान बचाल के नीचे उतर गए सब लोग। हम ऐसा हो 150-200 तो होंगे ही, और नीचे ऊपर अलग अलग होते हैं ना। मैं जहाँ खाना बनाती हूँ ऊपर बनाती हूँ, और नीचे भी लड़के होंगे। नीचे कितने मालूम नहीं, ऊपर तो इतने होंगे ही लड़के लोग। ऐसा था। आपको कैसे पता चला? हम रोटी बना रहे थे, जैसे विमान ऊपर टकराया ना, ऐसे बम दे के आवाज आया, तो हमने सोचा कि सिलेंडर फटा, मगर एक्चुअली में पीछे से आग आई ना, तो पता चला कि तो प्लेन टकराया है। ऐसे हम जान निकाल के नीचे उतर गए। फिर हम नीचे उतरे तब पूरा प्लेन क्रैश हो गया। ऊपर से ही दूर जाके हमने देखा तब पूरा प्लेन क्रैश हो गया, हमारी आंखों के सामने ही उड़ गया सब। 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय सेना के फॉरएवर इन ऑपरेशंस डिवीजन ने टोलोलिंग चोटी पर एक स्मारक अभियान चलाया। यह गंभीर कार्यक्रम कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया, जिसमें टोलोलिंग की लड़ाई के वीर नायकों को सम्मानित किया गया। भारत माता की जय! भारत माता की जय! अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू,
और भी अनेक टेस्ट्स, फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। ब्रेक के बाद आपका एबीएन न्यूज में स्वागत है। विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के सहयोग से पूरी रेलवे स्टेशन पर व्यापक आतंकवाद विरोधी मॉक अभ्यास कर रही है। आरपीएफ अधिकारी सब इंस्पेक्टर स्मृति रेखा दत्ता ने इस बात पर जोर दिया कि हाल ही में स्नान पूर्णिमा और आगामी रथ यात्रा के कारण पुरी में बड़ी संख्या में भक्तों के इकट्ठा होने की उम्मीद है। अनुमानतः 10 से 15 लाख के बीच। इसे ध्यान में रखते हुए प्राथमिक ध्यान भक्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर है। जैसे हमारा सबसे मुख्य उद्देश्य ये है कि अभी आप जैसे जानते हैं स्नान पूर्णिमा गया हुआ है और रथ यात्रा आता है, जिसमें बहुत ज़्यादा काफ़ी भीड़ रहती है। 10-15 लाख से ज़्यादा आबादी लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं, भक्त आते हैं। तो उन सबका सुरक्षा हमारे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स तरफ से सबसे पहले हमारा आता है कि पैसेंजर सेफ्टी और उनका सिक्योरिटी देना। तो उस वजह से हम लोगों ने एक, अभी जैसे जानते हैं पहलगाम का अटैक हुआ, तो कहीं पे भी हो सकता है, क्योंकि सबसे ईजीएस्ट वे होता है रेलवे, जहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, एक्सेसिबल रहता है। तो यहाँ पे कैसे हम लोग लोगों को सुरक्षित रख सकते हैं, उनका सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देते हुए कैसे उनको हम सेफली उनके यात्रा को सफल कर सकते हैं, वो हमारा इंटेंशन रहता है। तो आज का मॉक ड्रिल का उद्देश्य वही था कि अगर ऐसा सडन कोई एक्शन होता है तो कैसे हम लोग उसको ईजी वे में या तुरंत रिएक्ट करते हुए कैसे उसको हम रोक सकते हैं, या फिर क्या कार्रवाई उस टाइम कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअल्टी नहीं हो, लोग भयभीत ना हो, उनको सूचना दें। ऐसा नहीं है, जैसे हमारे टीम में भी जेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे जो टीम को, मतलब जो कोच को एक्वायर किया गया था टेररिस्ट के लिए, उसमें पैसेंजर्स तो रहते हैं, लेडीज़ भी रहते हैं, जेंट्स भी रहते हैं। अब मान लीजिए कमांडो आ रहा है और कोई भी अंदर है, टेररिस्ट है, तो उनको चेक करना रहता है, या फिर लेडीज़ को सुरक्षित रहता है। तो जब वो लेडीज़ फोर्स को देखते हैं तो उनको थोड़ा मन में भी कॉन्फिडेंस आता है कि हमारे साथ भी कोई है। तो इस वजह से मतलब मुख्य भूमिका होता है लेडीज स्टाफ का, क्योंकि हम लोगों का उनका सेफ्टी भी प्रायोरिटी रहता है। आरएसएस अभ्यर्थियों ने राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया और परीक्षा स्थगित करने की मांग की। पूरी करो, हम बस थोड़ा समय मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। पहले परिणाम, पहले परिणाम, RS means postpone, RS means postpone, मुख्य परीक्षा आगे करो, मुख्य परीक्षा आगे करो, सैनिक के सम्मान में, छात्रों के सम्मान में, बहनों के सम्मान में, शिक्षा के सम्मान में, छात्र शक्ति लड़े चलो, छात्र शक्ति बढ़े चलो, छात्र शक्ति लड़े चलो, छात्र शक्ति बढ़े चलो, नहीं रुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं रुकेंगे, नहीं झुकेंगे, खूब लड़ेंगे। कि हमें आप पे भरोसा है, और आप बात तो करिए, अब तो आइए यहाँ। अब भी नहीं आ रहे हैं आप, दिख ही नहीं रहे हैं। ना आरपीएससी का कुछ लेना देना है। जिस दिन आपने हमें आश्वासन दिया उसके जस्ट अगले दिन आरपीएससी ने ये कहा कि 17-18 तारीख का नोटिस निकाला है। तो चल क्या रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा है। हमारे भविष्य से क्यों खेला जा रहा है, किसी बात का बदला लिया जा रहा है। आपको बलि चाहिए आंदोलन में किसी की, तो वैसे बता दीजिए ना कि हम वो देव हैं जो बिना बलि के नहीं मांगेंगे। तो हम यहाँ और कितनी चाहिए, इनसे ज्यादा चाहिए तो और बताइए, इतने तो देने को तैयार है। आइए ना, खुद ही ले लीजिए तलवार, हम पकड़ा देते हैं। धूप का भी बहाना क्यों करना, सीधा ही करिए ना, पूरी दुनिया को दिखाइए कि आप किस हिसाब से। कुछ हद तक गलतियों के लिए आरपीएससी भी जिम्मेदार तो है ही, वरना एसआई की भर्ती को लेकर इतना पंगा नहीं होता। ईओआरओ का एग्जाम कैंसिल होकर के 3 साल बाद उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए थे, उनके बाद दोबारा परीक्षा नहीं करानी पड़ती। तो क्यों नहीं आरपीएससी फेयर तरीके से सबको चांस दे देती कि भाई 3-4 महीने एक्स्ट्रा ही तो मांग रहे हैं, और कौन सा कोई बड़ा पहाड़ थोड़ी मांग लिया, इतना ही तो मांगा है, 3-4 महीने का एक्स्ट्रा टाइम दे दो। इसमें वेलफेयर की ही बात है, और एक गरीब किसान के बच्चे को भी फेयर चांस मिलेगा। एक जो सैनिक था जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान
या कई सरकारी महकमे ऐसे थे जिनकी तैयारी करने वाले बंदे वो उनकी छुट्टियां कैंसिल हुई और उनको अपने महकमे में बुलाया गया, तो उनका फेयर चांस कहीं ना कहीं खो रहा है, तो उनको भी एक फेयर चांस मिल जाएगा। तो आरपीएससी से इतना ही निवेदन है कि एक फेयर चांस के लिए ठीक है, हमें 3-4 महीने का एक्सटेंड कर दो, दिक्कत क्या है, इतना ही निवेदन है हमारा। आज बहुत सारे अभ्यर्थी हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं, तो इसका क्या कहेंगे आप? इस गर्मी में स्टूडेंट हो या नॉन स्टूडेंट हो, कोई भी इस तपती धूप में, आप मुझे खुद यहाँ खड़े रह करके, आप छाया में खड़े रह करके इंटरव्यू ले रहे हो, मेरे से बात कर रहे हो, तो आपको भी पता है इतनी धूप रहेगी तो हालत तो खराब होगी। ये क्या अपनी कोई पर्सनल मांग है इनकी? कितने लोग अभी हॉस्पिटलाइज में हैं? 5 हो गए। जहां तक डेली का हिसाब है, डेली 7-8-10 स्टूडेंट डेली जा रहे हैं हमारे यहाँ से हॉस्पिटलाइज होने के लिए, क्योंकि कोई भूख हड़ताल पे है। और आज तो अन्न के साथ जल भी त्याग दिया और इन्होंने छाया भी त्याग दी। हम इस छाया के नीचे भले बैठे हैं, लेकिन हमने ये कूलर वगैरह सब बंद कर रखे हैं आज इतनी गर्मी में। हमारा निवेदन यही है और आज हमें उम्मीद है कि आज सरकार का कोई प्रतिनिधि हमारे को आकर के और एक ऑफिशियल में देके जाएगा कि हाँ आज आपका एग्जाम पोस्टपोन किया जाता है। हम इसी उम्मीद में हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 के दुर्घटनाग्रस्त होने पर मंत्री ईश्वर खांडरे ने कहा, मैं उन सभी परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस दुखद घटना में अपने परिजनों को खो दिया है। मैं ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और उनके परिवारों को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना करता हूं। तो मैं सबसे पहले तो मेरे तरफ से जो लोगों के अत्यंत सभी परिवार के जितने लोग वहाँ पर उनके जाने चले गए हैं, उन सबको मेरे तरफ से श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके आत्माओं को शांति दे और उनके जो परिवार वालों को उनका दुखद निधन का जो है ना वो सहन करने का शक्ति दें। आज जो केंद्र का सरकार है, आज जो हम देख रहे हैं जितने रेलवे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और आज जो ये जो दुर्घटना हुआ, बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ है, तो इसके बारे में जांच होना चाहिए और अकाउंटेबिलिटी रहना चाहिए, जिम्मेदारी लेना चाहिए और जो भी इसके प्रति उनके ऊपर एक्शन भी होना चाहिए और नैतिक दृष्टि से भी अगर देखा गया तो उनको राजीनामा देना चाहिए। कौन राजीनामा देना चाहिए? एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 के दुर्घटनाग्रस्त होने पर मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, यह वास्तव में एक हृदय विदारक घटना है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। जैसा कि आप पहले से ही जानते होंगे, टाटा समूह ने इस त्रासदी में जान गंवाने वालों के परिवारों के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की है। इस कठिन समय में पूरा देश शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ा है। जांच का विषय क्यों हुआ, लेकिन बड़ी दर्दनाक घटना है जिसने पूरे देश को झकझोर दिया है। आपको पता है टाटा ग्रुप ने परिवार को आर्थिक सहायता दी, ग्रुप ने की। पूरा देश इनके जो हादसे में गुजरे हैं उनके परिवारों के साथ है। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 के दुर्घटनाग्रस्त होने पर सूरत सिविल मेडिकल कॉलेज की HOD पारुल वडगामा ने कहा, यह एक बहुत ही दुखद घटना है और हम अभी भी इससे उबर नहीं पाए हैं। एक को छोड़कर सभी यात्री और मेडिकल छात्र जो केवल भोजन करने आए थे, अचानक अपनी जान गंवा बैठे। उनकी मृत्यु की प्रकृति अकल्पनीय है। हम उनकी आत्मा की शांति और उनके परिवारों को इस दुख को सहन करने की शक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। आज सूरत सिविल हॉस्पिटल में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सूरत और सिविल हॉस्पिटल के डीन सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जयेश ब्रह्मट, डॉक्टर धारित्री भरमार, नर्सिंग एसोसिएशन में से इकबाल कड़ीवाला जी और समग्र हमारा नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर स्टाफ ने मिलके ये श्रद्धांजलि के लिए सोचा है। बहुत ही दुखद घटना है। इस घटना से अभी हम बाहर नहीं आ पाए हैं। जिस तरह से सारे के सारे यात्री एक को छोड़ के और मेडिकल स्टूडेंट्स जो वहाँ पे बेचारे खाना खाने आए थे, सब अचानक मृत्यु की तरफ गए और जिस तरह से मृत्यु हुई बिल्कुल कल्पना नहीं कर सकते, ऐसी मृत्यु हुई है। तो ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और
उनके परिवारजनों को ये दुख सहने की शक्ति दे। हमारे लायक कुछ भी काम होगा तो हम तैयार हैं, हमने अपनी तैयारी बताई है और बस ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको शांति मिले, आत्मा को। ओम शांति। कल जो अहमदाबाद में विमान की दुर्घटना हुई है वो हादसा दर्दनाक है और सिविल हॉस्पिटल में नर्सिस और डॉक्टर के साथ मिलके दीप प्रकट करके जो मृतक आत्मा है उनकी शांति के लिए प्रार्थना कर रही है और उनकी जो परिवार है उनके जो मुसीबत आई है वो सहन करने की शक्ति दे, इसलिए सब एकत्र होके प्रार्थना कर रही है। अहमदाबाद में जो कल विमान क्रैश हुआ है उसमें काफ़ी मुसाफिर का देहांत हुआ है और हॉस्टल में जो मेडिकल के जो स्टूडेंट थे उनका भी देहांत हुआ है, काफ़ी इंजर्ड हुए हैं। भगवान को प्रार्थना करता हूँ जो सदगत हुए उनकी आत्मा को चिर शांति अर्पे और उनके जो कुटुंबीजन है उनके पर जो ये दुखद घड़ी है उनको सहन करने की भगवान शक्ति दे, वही भगवान से प्रार्थना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Insta, Facebook चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। धन्यवाद।